हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्काउट डमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुका है, तो अगर तुम ये वीडियो में आ रहे हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तुम प्रीवियस वीडियो भी देख लो यहाँ पे, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलते आ रहा। पहला 2 वीडियो तुम्हारा फाउंडेशन पे था, उसके बाद हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 किए थे। ये हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 होने वाला। बेसिकली हम लोग का पार्ट 4 है, क्योंकि उसमें 2 फाउंडेशन वाला ऑलरेडी ऐड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है वो बेसिकली ऐसा टॉपिक से है जो हम लोग क्लास 8 और 7 में पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसी को थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल में लेके जाएंगे और समझेंगे कि उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज का पहला क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, तुमको टॉपिक तो दिख ही रहा होगा, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और क्या बोला गया है कि x इज 5 फीट टॉल एंड ही नोटिसेस द कास्ट ऑफ शेडो ऑफ इतना। मतलब क्या हो रहा है, एक आदमी है जिसका हाइट कितना है, 5 फुट है। ठीक है, और उसका शेडो कितना दिख रहा है, उसका शेडो यहाँ पे दिख रहा है, इट इज 5 फीट। नेक्स्ट क्या देख रहा है, ही मेजर्स द शेडो कास्टेड बाय ए स्कूल बिल्डिंग इज 30 फीट। उसका बाद क्या करता है, वो एक स्कूल का शेडो को देखता है, उसको नाप लेता है, नाप के देखता है कि वो कितना फीट का हो रहा है, 30 फीट का हो रहा है। अब तुमको बताना है यहाँ पे कि वो जो बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है। बात समझ में आ रहा है? अब तुम लोग का दिमाग में चल रहा होगा, सर कहां से स्कूल आ गया, लड़का अपना हाइट और शेडो माप रहा था तो स्कूल कहां से आ गया यहाँ पे, और स्कूल तो आया ही आया तो उसका शेडो क्यों नापना है। तो भाई देखो यहाँ पे जो पहला वाला रिलेशन दिया था, उसका हाइट और शेडो का रिलेशन जो दिया था वो बेसिकली क्यों दिया था, वो दिया था ताकि तुम्हें यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाए। ठीक है, अब मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूं। जैसे मान लो वो 5 फीट का लड़का है, 5 फीट का लड़का है तो कितने का शेडो दे रहा है यहाँ पे, 3 फीट का दे रहा है। अभी मान लो वहां पे 10 फीट का लड़का हो जाता तो कितना होता, ऑब्वियसली तुम्हारा जो शेडो होता है वो लंबा हो जाता है यहाँ पे। दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर हाइट बढ़ते जाएगा शेडो भी बढ़ते जाएगा, हाइट अगर कम हो जाएगा शेडो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मेरे पास 2 क्वांटिटी है यहाँ पे। पहला क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, तुम्हारा हाइट हो जा रहा है, दूसरा क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, तुम्हारा शेडो हो जा रहा है। अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है तो शेडो भी इंक्रीज होगा, हाइट डिक्रीज हो रहा है शेडो भी डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ऐसा दोनों कंडीशन में आ जाए जहां पे बोला जा रहा है कि दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, एक का इंक्रीज होते हुए दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज होते हुए दूसरा डिक्रीज हो रहा है, उस केस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहां पे जो ये डाटा दिया गया है वो डाटा इसलिए दिया गया है ताकि तुम यहां पे आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये जो कंडीशन दिया गया है वो है तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंडीशन। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे अगर उसका शेडो कितना 30 फीट का आ रहा है तो बिल्डिंग का हाइट मतलब काफी बड़ा होगा, तो तुमको बताना है कि वो बिल्डिंग का हाइट कितना होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहां पे कुछ समझते हैं। सबसे पहले अगर तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो रहा है, हमेशा याद रखना उनके बीच में डिवीजन का रिलेशन होगा। उनके बीच में किसका रिलेशन होगा, उनके बीच में डिवीजन का रिलेशन होने वाला है। ठीक है, और अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हुआ, अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हुआ, उनके बीच में रिलेशन किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा। अब तुम लोग को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर डिवीजन का रिलेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन क्या है। तो मैं ये क्वेश्चन के थ्रू तुमको समझा के देता हूं कि डायरेक्ट मतलब ये डिवीजन क्या होता है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे शेडो इज 5 फीट टॉल। तो शेडो कितना है, 5 फीट टॉल। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन, अच्छा रुक जाओ, कंडीशन क्या क्या कंडीशन है, यहाँ पे मेरा 2 कंडीशन है। एक आदमी का कंडीशन है, मैन का कंडीशन है, एक क्या है, स्कूल का कंडीशन है। ठीक है, और दोनों क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो मैन का कंडीशन में क्या क्या दिया गया, मैन का कंडीशन में उसका रियल हाइट कितना है, 5 फीट है, और उसका शेडो का हाइट कितना है, 3 फीट है। तो ये जो कंडीशन है किसका अंदर आएगा, वो तुम्हारा मैन के अंदर आएगा। ठीक है, अगर मैं स्कूल का देखूं तो स्कूल का किसका दिया गया है, उसका हाइट तो नहीं दिया गया, तो उसका हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। और शेडो का हाइट कितना दिया गया, शेडो का हाइट को 30 दिया गया, 30 रख लिया यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे ये पता चल गया कि इन लोग क्या है, इन लोग इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने बोला था देयर शुड बी द रिलेशन ऑफ डिवीजन, वहां पे डिवीजन का रिलेशन आना चाहिए। तो दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके बीच में डिवीजन का रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पे अगर ये यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होता तो इनके बीच में किसका रिलेशन आता, इसका बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन आता। बात समझ में आ रहा है? तो जहां जहां तुमको डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखे वहां तुम डिवाइड कर देना रिलेशन का, और जहां जहां तुमको इनवर्स प्रोपोर्शन का केस दिखे वहां पे तुम लोग मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखो यहां पे दैट मींस दिस कैन बी रिटन एज 5/3 और यहां पे कितना हो जाएगा, x/30, और दोनों रिलेशन क्या हो जाएंगे, यहां पे इक्वल हो जाएंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन करो, देखो कितना टाइम्स में जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा, और x विल बी इक्वल टू 5 × 10,
और 5 इंटू 10 तो सबको ही पता है कितना होता है 50 मीटर्स। मतलब वो स्कूल का हाइट कितना रहा, 50 मीटर्स नहीं होगा, 50 फीट्स होगा ना। तो वो स्कूल का हाइट कितना था, वो स्कूल का हाइट था 50 मीटर्स। उसका हाइट जब 50 मीटर्स रहा होगा तभी जाके उसका शैडो कितना हुआ होगा, तभी जाके उसका शैडो 30 फीट्स हुआ होगा। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे चीज क्लियर हुआ? ठीक है, अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है एक का इंक्रीज होते दूसरा इंक्रीज होना, एक का डिक्रीज होते दूसरा डिक्रीज हो जाना। ठीक है, और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो जा रहा है, और अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये वाला जो वर्ड्स है डायरेक्ट और इनवर्स, ये क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं रहता है। वो तुमको क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन का जो पूरा समरी रहता है वो होता है कि क्वेश्चन से तुमको समझना है कि वो तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर तुम्हारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया तो करना है डिवाइड, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया तो करना है मल्टीप्लाई। सीधा सीधा बात, तुम्हारा यहां पे आंसर आ जाएगा। मतलब पूरा चीज का एक ही समरी आता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और आइडेंटिफाई करो वेदर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गया? चलो भाई, अगर बात समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये वर्क एंड टाइम का है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो एनटीपीसी का क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसको मैं टॉपिक वाइज कराऊं, ताकि तुम्हारा जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, तो जो हो सकता है यहाँ पे खिचड़ी बन के आ सकता है, एक क्लास में तुम्हारा 2-3 टॉपिक हो सकता है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पे मैनेज क्या करना है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि वही टॉपिक का सब कुछ क्वेश्चन तुमको साथ में मिल जा रहा है। बात समझ में आ गया? चलो, वर्क एंड टाइम। अब वर्क एंड टाइम करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं वर्क एंड टाइम का। ठीक है, पूरा का पूरा ये वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर है ना, बस एक ही प्रिंसिपल पे चलता है। वो क्या होता है कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी पे चलता है। पूरा का पूरा चैप्टर यही पार्ट पे चलता है। ठीक है, और मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि ये हम लोग का रिवीजन क्लास हो रहा है, तो इसमें मैं इन डेप्थ तो तुमको बता नहीं सकता हूं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस इतना मैं बता देता हूं यहां पे, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी हो रहा है। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी हो रहा है। हमेशा क्वेश्चन में क्या हो जाता है, तुम्हारा टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, तुमको टाइम दे दिया जाएगा, अब तुमको बाकी दोनों निकालना पड़ता है। वर्क कैसे निकाला जाता है? दोनों टाइम का एलसीएम ले लो, तुम्हारा वर्क आ जाएगा। ठीक है, और एफिशिएंसी कैसे हो जाएगा? सीधा सीधा बात तुमको यहां पे ये दिख रहा है कि एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू कितना? टाइम बाय क्या बोल रहा हूं, वर्क बाय टाइम हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू वर्क बाय टाइम। बात समझ में आ रहा है यहां पे? तो वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम बाय वर्क, सॉरी वर्क बाय टाइम बाय वर्क। ठीक है, चलो, नहीं टाइम बाय वर्क नहीं, वर्क बाय टाइम, कोई बात नहीं। चलो, बात बस समझने रखो, ये वाला फॉर्मूला तुम याद रखो यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। बस इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वर्किंग अलोन ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। सीधा सीधा बात यहाँ पे लिखो, ए और उसके बाद बी। ए अकेला उस काम को कितना दिन में करता है? ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर देता है। वही बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देता है? 18 दिन में कर देता है। ठीक है, तो ये क्या गिवन हो गया? ये तुम्हारा टाइम गिवन हो गया। ठीक है, और तुमको चाहिए होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? याद करो, प्रीवियस क्लास याद करो एक बार। टोटल वर्क निकालने के लिए जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम का हम लोग क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। अब तुम लोग यहाँ पे आ जा रहे हो, आके बोलो कि सर मुझे तो एलसीएम लेना है, तो मैं ऐसा ले लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूं, 3 से जाएगा, एलसीएम लेते जाता हूं, ऐसे करके मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं पुट करूंगा, मेरा आंसर एकदम मस्ती से आ जाएगा। तो भाई मेरे, अगर तुम ऐसा करने जा रहे हो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट सा ट्रिक बताता हूं, करना क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तुमको दोनों वैल्यूज को देखना होगा जिनका तुमको एलसीएम लेना है। कौन सा दो वैल्यूज है यहाँ पे? यहाँ पे दो वैल्यूज है 15 और 18। 15 और 18, दीज आर द टू वैल्यूज। अब मुझे बताओ ये दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बड़ा वैल्यू तो क्लियरली मुझे दिख रहा है 18 है। तो हाँ भाई, 18 ही यहाँ पे बड़ा वैल्यू है। अब 18 के टेबल तुमको वो करना है, रिवाइज करना है एक बार। 18 1 18, 18 1 18, तो तुम्हारा पहला आंसर कितना है? 18। क्या 18 15 के टेबल में जाता है? बोलोगे नहीं सर 18 15 के टेबल में नहीं जाता है, लेकिन 18 तो 18 के टेबल में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 18 2 कितना होता है? 36, तो 36 यहां पे लिखता हूं। क्या 36 15 के टेबल में जाता है? बोलोगे नहीं सर नहीं जाता है, नहीं जाता है, इसका टेबल में तो जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट 18 3 कितना होता है? 18 3 54, तो 54 मैंने यहां पे लिख दिया। 18 के टेबल में तो जाएगा ही जाएगा, 15 के टेबल में जा रहा है? नहीं जा रहा है।
18 फोर जा कितना होता है 72, 18 का टेबल में जाएगा, 15 के टेबल में जा रहा है, नहीं जा रहा है। 18 फाइव जा कितना हो रहा है, 18 फाइव जा 90 हो रहा है, 18 फाइव जा कितना हो रहा है 90 हो रहा है। क्या 19 18 के टेबल में जाएगा, बोलोगे हाँ 90 18 का टेबल में जाएगा। क्या 90 15 के टेबल में आता है, बोलोगे हाँ सर 19 15 के टेबल में आता है। तो सीधा सीधा यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो जहां पे ये दोनों टेबल में आ जाता है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो कौन सा टेबल में आया था, 90 आया था, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे सर ये सब नाटक करने से अच्छा तो मैं एलसीएम ही ले लेता हूं, मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अगर तुम ये वाला मेथड में कर रहे हो, एग्जाम में ऐसे ऐसे पुट करके कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तुमको थोड़ा सा दिमाग वहां पे लगाना ही पड़ेगा भाई। कैसे लगाना पड़ेगा, देखो एक है 18 दूसरा है 50, दैट मीन्स हम लोग को ऐसा एक वैल्यू निकालना है जहां पे यूनिट डिजिट में 0 आए या फिर 5 आए, ठीक है। तो 5 तो आ नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि 18 क्या है मेरा इवन नंबर है। तो 0 कहां कहां आ सकता है, 0 तुम्हारा 5 में आ सकता है या फिर 10 में आ सकता है। तो डायरेक्टली दोनों में ही चेक कर लो पहले। तो 5 में डायरेक्ट चेक करते तुम्हारा 90 आ जाता, 90 15 के टेबल में भी जा रहा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो इतना सारा जो 1 2 3 4 चेक किया वो चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं बोलता हूं भाई मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करो। मल्टीप्लिकेशन टेबल को अगर याद कर पा रहे हो तो तुम्हारा 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन टेबल का काम आया, तुम्हारा 18 का आया और 15 का आया, बस हो गया 90। अब अगर 90 उसका एलसीएम है तो क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाता है। एफिशिएंसी क्या बोला था, एफिशिएंसी अभी तो लिखाया था भाई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। 90 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, 90 डिवाइडेड बाय 15 बताओ भाई, 6 नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका तो पता ही है तुमको कितने में जा रहा है, 5 में जा रहा है, ठीक है। अब तुमको क्या बोला गया, तुमको अभी बोला गया कि अगर दोनों मिलके काम करते तो वो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो अगर मिलके काम करते दैट मींस टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी मतलब ए और बी का एफिशिएंसी साथ में, ठीक है। टोटल वर्क कितना था हमारा, 90 था। जबकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं इसलिए दोनों एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दैट मींस यहां पे कितना है 6, यहां पे कितना है 5, 6 5 कितना होता है 11, तो यहां पे 11 हो जाएगा। तो 90/11 डेज। और 90/11 डेज तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 90/11 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे कुछ बच्चों का दिमाग में ये आएगा कि सर आपने ये कैसे कर दिया, तो इसके लिए तुम ये वाला टेबल को देखो, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाय एफिशिएंसी। भाई सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस यही वाला कंसेप्ट मैंने यहां पे लगाया था। देखो टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा टाइम अगर ए का पूछता तो ए से डिवाइड कर लेते हैं, अगर बी का पूछता तो बी का एफिशिएंसी से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अभी दोनों का पूछ लिया गया तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, दोनों का सम किया और उसको बाद में पुट कर दिया। बात समझ में आया यहां पे, क्लियर वो चीज। चलो भाई अगर ये चीज क्लियर हो गया तो इस सम को हम लोग दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। देखना है क्या दूसरा तरीका करना है, चलो करके दिखा देता हूं। यहां पे दूसरा तरीका क्या होता है, जब भी ऐसा 2 का वैल्यू आ जाए ना, यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। कितना कितना बोला गया था, 18 बोला गया था और 15 बोला गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला का भी रट्टा मत मारना, ठीक है, क्योंकि जो वर्क एंड टाइम है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ पे। तो अगर फॉर्मूला रट्टा मारोगे तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बाद में बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, ट्राई करना वो एलसीएम वाला मेथड से करो। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था इसलिए मैं दिखा देता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों टाइम का क्या कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है और दोनों टाइम से उसको प्लस कर देना है, दोनों टाइम को प्लस कर देना है, सीधा बात यहाँ पे आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करके कोई फायदा नहीं होगा, तो 18 इंटू 15 रहने देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को सम करता हूँ, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 33 आएगा, ठीक है। कैंसिलेशन करना है, करते हैं कैंसिलेशन। 3 5 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स, 11 टाइम्स, कितना हो जाएगा 90/11, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 90/11 डेज। मतलब क्या हो रहा है, अगर तुम्हारा इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर तुमको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। अगर मेरे पास एक आदमी x डेज में कर रहा है, दूसरा मान लेता हूँ y डेज में कर रहा है, देन टाइम विल बी इक्वल टू कितना, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तुमको ग्रिप में लाने के लिए तुमको बेसिक समझना पड़ेगा। तो एक बार तुमको बेसिक समझ में आया, ये भी तुम्हारा आसानी से आ जाएगा। और ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको ये प्रायोरिटी में नहीं रखने को बोलूंगा। तुम्हारा प्रायोरिटी बेसिक वाला मेथड ही होना चाहिए। बात समझ में आ गया। चलो भाई मेरे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि P इज 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज Q। P जो है मेरा Q से दुगना एफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है।
Q takes 12 days to complete a job. If both of them work together, how much time will they take to complete the job? अब देखो डायरेक्टली पैटर्न यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर पैटर्न चेंज हो गया तो हम लोग क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे ना भाई मेरे, हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। अब उसको सॉल्व कैसे करोगे, सीधा सा बात, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको ट्राई करते हैं पहले सॉल्व करने का। P is क्या बोला गया, P is 2 times as efficient as Q। सीधा बात, क्वेश्चन का चीज दिया गया, P by Q इज इक्वल टू कितना, 2/1। ये किस चीज का आ जाएगा, रेशियो, ये तुम्हारा एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये तुम्हारा किसका एफिशिएंसी, सॉरी किसका रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया, Q takes 12 days to complete the job। Q takes 12 days to complete the job, मतलब Q को कितना टाइम लगता है, Q को लगता है तुम्हारा 12 डेज। ठीक है, तो मैं काम करता हूं यहां पे वर्क का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। यहां पे टाइम कितना था, 12 डेज, क्योंकि Q ने काम को कंप्लीट किया तो इसलिए Q का टाइम यहां पे पुट कर दिया, इनटू किसका एफिशिएंसी आएगा, यहां पे इसका एफिशिएंसी आएगा, जबकि मैंने Q का टाइम लिया तो Q का एफिशिएंसी आएगा। Q का एफिशिएंसी कितना है, 1, तो इंटू 1 कर दो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क। बात समझ में आ गया। अब तुम्हारे पास P और Q का एफिशिएंसी भी है, तुम्हारे पास टोटल वर्क भी है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, यहां पे देखो क्वेश्चन का डिमांड है, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो सीधा सा बात भाई, टाइम टेकन बाय बोथ P एंड Q इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना था, 12 डिवाइडेड बाय, दोनों जब मिलके काम कर रहे थे तो दोनों का एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सीधा सीधा दोनों का एफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर देंगे। 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3, व्हिच इज इक्वल टू कितना, 4 डेज। मतलब अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 4 दिन में क्या हो जाएगा, काम तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर आपने इतना डायरेक्टली क्यों कर रहे हो सर यहाँ पे, और कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आप शॉर्टकट में क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक रिवीजन क्लास हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखना चाहूंगा। ठीक है, तो अगर तुमको ये बेसिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज कि ये चैप्टर का कंसेप्ट पहले क्लियर करके और मेरा प्रीवियस वीडियो से उसका बाद यहाँ पे आना, क्योंकि रिवीजन क्लास होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं रूट से स्टार्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हम लोग का मेन एम क्या होना चाहिए, हम लोग का मेन एम ये होना चाहिए कि एग्जाम से पहले जितना सारा एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार कवर अप कर ले यहाँ पे, ठीक है, ताकि तुम लोग एक आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बात मेरे समझ में आया यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। ओ भाई जंप क्यों कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, 30 मैन वर्किंग 5 आवर्स ए डे कैन डू ए टास्क इन 16 डेज। मतलब 30 आदमी 5 घंटे का काम करते हैं और 16 दिन में वो काम को क्या कर देते हैं, निपटा देते हैं। इन हाउ मेनी डेज 40 मैन वर्किंग 6 आवर्स ए डे कैन डू द सेम वर्क। वही काम को 40 आदमी 6 घंटा दिन का काम करके कितना दिन में निपटा देते हैं, ये तुमको बताना है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा वर्क एंड टाइम का है, लेकिन वर्क एंड टाइम का ये एक अलग कंसेप्ट में आता है। वो कंसेप्ट होता है तुम्हारा MDH कंसेप्ट। अब MDH कंसेप्ट सुन के बहुत बच्चे बोलेंगे सर अब मसाला का ऐड करने थोड़ी ना आया हूं यहाँ पे, मुझे MDH का कंसेप्ट होता क्या वो बता दीजिए। तो भाई मेरे सब्र करो, मैं वो भी बता देता हूं तुम लोग को। MDH का कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली, देखो MDH देख के मसाला जैसा लग रहा है तो मत जाओ, यहां पे मसाला है नहीं, ये बस कंसेप्ट है। M का मतलब होता है मैन, ठीक है, वुमेन, बॉय। अरे भाई इतना क्या लिख रहा हूं, जितना सारा ह्यूमन कैटेगरी में आता है सबके सब किस में आ जाएगा, जितना सारा ह्यूमन कैटेगरी में आता है, जितना सारा ह्यूमन कैटेगरी में आता है सबके सब किस में आ जाएंगे, मैन में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है डेज, डेज आ जाएगा। अब डेज का डेफिनेशन तो देना नहीं पड़ेगा, कितना होगा 1 डे 2 डे 3 डे 4 डेज। और आवर्स, आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, आवर्स का मतलब हो जाएगा घंटा, कितने घंटे का काम किया है, मतलब एक दिन में कितने घंटे का काम किया है। ठीक है, अब ये MDH कंसेप्ट बताता क्या है, बेसिकली ये MDH कंसेप्ट बोलता है कि M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2।
इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक ही काम को अगर दो दो अलग सेट ऑफ आदमी करता है देन M1 D1 H1 विल बी इक्वल टू M2 D2 H2। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है, सेम है। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो देखो यहां पे क्या बोला गया, इन हाउ मेनी डेज विल डू द सेम टास्क, मतलब सेम काम को कर रहा है। दैट मीन सीधा सीधा यहां पे क्या लग जाएगा, MDH कंसेप्ट लगेगा। MDH कंसेप्ट क्या होता है, देखो M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 D2 बोल के मैं H2 लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, चल जाएगा यहां पे, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन करता हूं, D2 H2। ठीक है, तो दो सेट हुआ ना, तो पहला सेट में कितना है, 30 मैंस है, तो यहां पे कितना आएगा, 30 मैंस आ जाएगा। D कितना दिन में काम को कर रहा है, 16 डेज में कर रहा है, 16 यहां पे पुट कर दिया हूं। कितना घंटे तक काम कर रहा है, 5 घंटे तक काम कर रहा है, तो H1 की जगह में 5 घंटे। तो M1 का वैल्यू ये, D1 का वैल्यू ये, H1 का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट M2 कितना मैन बोला गया, 40 मैन, मतलब सेट 2 में कितना लोग है, 40 मैन है, तो 40 मैंने यहां पे पुट कर दिया। D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, मैंने D2 का वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करना है, और जिसको फाइंड आउट करना है उसको मैं X मान लेता हूं, इनटू H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सा बात, कैलकुलेशन करते हैं, यहां पे 30 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरफ वो दोनों मल्टीप्लाई है, इक्वल का इस पर आते क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, इनटू कितना 6 इज इक्वल टू कितना X। अब सिंपल कैंसिलेशन करते हैं और देखते हैं कि आंसर कितना आता है। 0 से 0 गया यहाँ पे, ठीक है, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना, 10 डेज। 10 डेज दिख रहा है ऑप्शन में, बोलोगे हाँ सर ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो वर्क एंड टाइम मैं पहले ही बता चुका हूं, वर्क एंड टाइम कुछ छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा सा टॉपिक है। उसमें से एक पार्ट आता है तुम्हारा MDH कंसेप्ट, उसमें एक और टॉपिक आता है वेज वाला कंसेप्ट, और सिंपल सा ये भी आता है पाइप एंड सिस्टम भी इसी का ही अंडर काउंट किया जाता है। ठीक है, सबका जो हम लोग का बेसिक जो है वही कंस्टेंट रहता है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। बस वो वाला तुम्हारा कंसेप्ट अगर क्लियर हो जा रहा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम चुटकी चुटकी बजाते करते जाओगे। बात मेरे समझ में आया यहाँ पे, क्लियर हो गया सबको? चलो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि वर्किंग टुगेदर P Q एंड R, ये क्या रिकैप, अच्छा रीप, मतलब फील्ड को वो कर देते हैं इन कितना 6 डेज। P कैन डू इट अलोन इन 10 डेज, Q कैन डू इट इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज R अलोन कैन डू द वर्क, R अकेला उस काम को कितना दिन में कर देता है। तो क्वेश्चन ने अपना जो मैसेज है एकदम क्लियरली तुमको कन्वे कर दिया। अब तुमको देखना है कि कौन सा चीज तुमको यहां से कैच करना है। तो सबसे पहले बोला गया है कि P Q R मिल के उस काम को कितना दिन में कर देते हैं, मिल के उस काम को 6 दिन में कर देते हैं। बहुत बढ़िया। P अलोन कैन डू द वर्क, P अलोन कैन डू द वर्क इन कितना डेज, 10 डेज, ये भी बहुत बढ़िया है। एंड Q अलोन कैन डू इट इन 24 डेज, Q अलोन कैन डू इट इन 24 डेज। बात समझ में आया मेरा यहाँ पे? अब बोलोगे सर आपने जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक से करके दिखाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 3 वैल्यू है। तो देखो मैंने भाई, मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले देखो 6 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 24 ही होता है। अब तुमको क्या करना है, 24 और 10 का एलसीएम निकालना है। किसका किसका एलसीएम निकालना है, 24 और 10 का निकालना है। तो 10 और 24 का अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालोगे, सीधा सा बात है। यहाँ पे 10 तो है, मतलब साथ में एक 0 आना चाहिए, और 0 कहां कहां आ सकता है, 24 5 टाइम्स या फिर 24 10 टाइम्स। तो 24 10 टाइम्स जाके कोई फायदा नहीं होने वाला, 24 5 टाइम्स चेक करेंगे। और 24 5 टाइम्स तो सबको ही पता है, 24 5 टाइम्स कितना होता है, 24 5 टाइम्स तुम्हारा 120 होता है। मतलब सीधा सीधा बात मेरे यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर तुमको लग रहा है कि ये मेथड एकदम फालतू सा मेथड है, तो तुम अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसा करके जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी कर सकते हो, तुम्हारा आंसर यही आने वाला है। ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला, मुझे बहुत सारा फालतू लगता है ये वाला चीज़। अगर करने जाओगे बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस भी होता है। तो मेरे हिसाब से ये मतलब मेथड करो तो तुम्हारा थोड़ा आसान रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, इसका एफिशिएंसी यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ। देखो P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा, 20 है, लिख लिया मैंने यहाँ पे 20। P का एफिशिएंसी कितना है, P का एफिशिएंसी है तुम्हारा 12, और Q का एफिशिएंसी कितना है, Q का एफिशिएंसी है तुम्हारा 5। ठीक है, तुमको किसका बोला गया, टाइम टेकन बाय R अलोन।
मतलब आर अकेला कितना टाइम में काम को निपटा देता है। तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क तुम्हारे पास दिया गया है। और क्या चाहिए, आर का टाइम अगर चाहिए तो आर का एफिशिएंसी चाहिए होगा। क्या मेरे पास यहाँ पे आर का एफिशिएंसी है? तुम लोग बोलोगे नहीं सर, आर का एफिशिएंसी डायरेक्टली नहीं दिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली तो दिया गया है, तो इनडायरेक्टली निकाल लो। यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, 12 है, तो यहाँ पे पी की जगह में 12 पुट कर दिया। क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दिया। प्लस आर इज इक्वल टू कितना, 20। दोनों का सम कितना आ रहा है, 17 प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। समझ में आ गया। अब देखो बांग्लादेश से इंडिया आएगा, माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आर का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। नाउ टाइम टेकन बाय आर टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, बोले तो 120 डिवाइडेड बाय किसका चाहिए तुमको, आर का चाहिए ना, तो आर का एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। आर का एफिशिएंसी कितना मिला था मुझे, 3 मिला था, तो 3 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 डेज हो जाएगा। और ये 40 डेज कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये 40 डेज मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रहा है। अगर तुम पहला क्वेश्चन देखोगे आज का वर्क एंड टाइम का, वो कितना आसान था। उसके बाद एमडीएच वाला कंसेप्ट है, उसके बाद फिर से ये वाला कंसेप्ट है जहां पे इंटरचेंज वैल्यू करना है। तो तुमको पूरा फुल फोकस रहना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन पढ़ने का टाइम, कि क्या बोला गया क्वेश्चन ने और क्या तुमको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है। तो कभी कभार क्वेश्चन को देख के ज्यादा जोश में मत आ जाना, जोश में आओगे होश गवा दोगे और गलत आंसर करके आ जाओगे। बात समझ में आ रहा है। चलो भाई, अगर ये चीज समझ में आ रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आई थिंक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पी क्यू वाई जेड कैन डू ए वर्क इन 18 डेज इफ ए वर्क अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। इतना होमवर्क दे दूं क्या, चलो कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं करते, ज्यादा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिन में काम को कर देता है, 18 डेज में काम को कर देता है। ठीक है, एक्स कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। एक्स कैन फिनिश द वर्क इन कितना डेज, 36 डेज। ये भी बढ़िया है। इफ वाई वर्क अलोन, तो वाई अकेला कितना दिन में कर लेता है, 60 डेज में कर लेता है। कितना दिन में कर लेता है, 60 डेज में कर लेता है। अब सीधा सीधा बात तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि 18 और 36 का एलसीएम कितना आता है, 36 आता है। 36 और 60 का एलसीएम चाहिए मुझे। किसका चाहिए, 36 और 60 का एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो 60 अगर चाहिए, अगर 60 का मुझे एलसीएम चाहिए होगा तो मतलब क्या होना चाहिए, 5 से और 10 से जाना चाहिए। तो 35 5 10 36 5 10 कितना होता है देख लेते हैं यहाँ पे। 15 60 180 हो रहा है। दैट मीन्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 180 हो जाएगा। थोड़ा सा क्विक रखना पड़ेगा भाई मेरे कैलकुलेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। ये कितना टाइम्स, 5 टाइम्स में जा रहा है, और ये कितना टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वो लिख लो, एक्स वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी। याद रखना बार बार, इसको साथ कंपेयर नहीं करना है। इसके साथ अगर कंपेयर करोगे गलत हो जाएगा। तुमको कंपेयर किसके साथ करना है, हमेशा एफिशिएंसी के साथ करना है। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 10 आ गया। एक्स का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 आ गया। एंड वाई का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, वाई का एफिशिएंसी तुम्हारा 3 आएगा। बस वैल्यू पुटिंग करो, एक्स के जगह में आएगा 5, वाई के जगह में आएगा 3, जेड तो ऐसा ही रह जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 10। तो सीधा सीधा बात, 5 + 3 होता है 8, 10 से जाएगा 8, बचेगा कितना, 2। तो जेड का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जेड का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। देखो मैं यहाँ पे बच्चों जैसा तुमको करा रहा हूं, एग्जाम में जाकर तुम भी ऐसा करने मत चले जाना। एग्जाम में थोड़ा सा क्विक रखना कैलकुलेशन। इतना सारा मैं चीज तो एग्जाम में लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन यहां से कर लेता। ठीक है, तो तुमको भी ये चीज करना है। बस तुम लोग को समझ में आए इसी कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नहीं तो मैं यहाँ पे ये चीज लिखता नहीं। ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए, टाइम टेकन बाय कौन, टाइम टेकन बाय जेड टू कंप्लीट द टोटल वर्क। बोले तो टोटल वर्क कितना है वहां पे, 180 है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना है उसका, 2 है। तो डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना हो जाएगा, 90 डेज। और 90 डेज कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई मेरे, 90 डेज मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में तुमको समझ में नहीं आया होगा, आई होप इस क्वेश्चन में तुमको चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों का एक मेन डाउट रहेगा कि सर आपने यहाँ पे 5 क्यों पुट किया। एक्स का वैल्यू कितना था भाई, एक्स का वैल्यू तुम्हारा 5 था तो इसलिए 5 पुट किया। वाई का वैल्यू कितना था, वाई का वैल्यू 3 था इसलिए मैंने 3 पुट किया। इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू पुटिंग, और यही वैल्यू पुटिंग तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बात समझ में आ गया। चलो भाई, बात समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, जो क्वेश्चन आने वाला है वो तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आने वाला है। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक सा तुमको कंसेप्ट दे देता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक में वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 कैटेगरी का चीज होता है। सबसे पहले होता है एक रेशियो, दूसरा होता है रियल नंबर। एक होता है रेशियो, दूसरा होता है रियल नंबर। और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस यही होता है कि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं रहता। जैसे कि देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं
20 एंड 30, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तुम्हारा रियल नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं 20:30, तब क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो कॉमन चीज है उसको कैंसिल करके कितना हो जाएगा, इट विल बी 2:3। कितना बन जाएगा तुम्हारा, 2:3। तो इसको हम लोग कहते हैं रेशियो, और अगर इसको तुम लिखते हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं रेशियो को रियल नंबर के साथ कंपेयर करता हूं, जैसे कि मान लो अगर मुझे ये 2 को कंपेयर करना है इसके साथ, तो मैं क्या करूंगा, 2 साथ में एक वेरिएबल ले लूंगा, यूनिट लेना है तो यूनिट लो, वाई लेना है तो वाई लो, जेड लेना है तो जेड लो, एंड देन इट विल बी इक्वल टू कितना, 20। तो जब भी रेशियो को मैं कंपेयर करता हूं रियल नंबर के साथ, तो मैं उसके साथ क्या करता हूं, एक वेरिएबल पुट कर देता हूं। अब वेरिएबल यहां पे इंग्लिश अल्फाबेट 26 है, 26 में से कोई भी एक अल्फाबेट यूज कर लो। मुझे यू अच्छा लगता है तो मैं यू यूज कर लेता हूं, ठीक है। तुमको अगर एक्स अच्छा लगता है तो एक्स यूज कर लो। यहां पे बात समझ में आ गया। चलो, अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे, ज्यादा बेसिक्स में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5, देन द सम इज, तीनों का सम कितना दे दिया गया, 10,800। तीनों का सम कितना दे दिया गया, 10,800। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का सम लेना पड़ेगा। तो तीनों का सम ले लो। यहां पे कितना आएगा, 1 + 3 + 5 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो तुम्हारा सम कितना आना चाहिए था, तुम्हारा सम 10,800 आना चाहिए था, बट कितना आ रहा है रेशियो के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में तुम्हारा 9 आ रहा है। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए था, ये दोनों वैल्यू तुम्हारा इक्वल होना चाहिए था। दैट मींस मैं कह सकता हूं यही 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो अभी बताया था कि रियल वैल्यू और रेशियो वाला को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग यहां पे एक वेरिएबल पुट करते हैं। तो भाई मेरे यहां पे वेरिएबल पुट कर लो। दैट मींस यही 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10,800। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल सा यूनिटरी मेथड, 10,800 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 9। 9 के टेबल में 108 कब आता है, 9 के टेबल में 108 12 टाइम्स आता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 12 और साथ में फ्री का 2 0, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1200 हो गया। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या बोला गया, द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है, 135 लार्जेस्ट कौन सा होता है, सिंपल सा बात है भाई, मेरा 5 हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1200 हुआ, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट विल बी इक्वल टू 5 × 1200 which is equal to कितना, 60 और साथ में 2 0, 6000। और ये 6000 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 6000 मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जो होता है, ये तो लास्ट में क्या पूछा, लार्जेस्ट पूछा है, कभी कभार स्मॉलेस्ट पूछ लेगा, कभी कभार पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस क्या है। तो जो भी पूछे तुमको यहां तक तो कॉमन करना ही पड़ेगा। एक बार 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, आराम से तुम बाकी कर पाओगे। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये सेम क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट देख लेंगे बाद में। सबसे पहले देखो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5, ठीक है। अब क्या बोला गया, ट्वाइस द सम इज कितना, 100, मतलब सम करने के बाद उसको दुगना करने के बाद कितना आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। अब करने का तो अलग अलग तरीका है यहाँ पे, तो हम लोग अलग तरीके से कर लेते हैं। पहले हम लोग सम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 ही आ रहा है ना, 5 3 8 + 2 10 आ रहा है। अब क्या बोला गया, इसका दुगना का वैल्यू दिया गया है, कितना है, उसका दुगना का वैल्यू तुम्हारा 100 दिया गया है। तो इसका अगर दुगना कर देता हूं, 2 टाइम्स कर देता हूं, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 आ जाएगा। तो इनका सम का दुगना मेरे लिए कितना आया, मेरे लिए 20 आया। अब क्वेश्चन में कितना बोला गया, क्वेश्चन में 100 बोला गया। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू कितना आना चाहिए, ये दोनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए ना। तो रेशियो में मुझे कितना मिला, रेशियो में मुझे 20 मिला, रियल में मुझे कितना मिला, 100 मिला। दैट मींस यही 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही 20 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा 100 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है भाई, तीनों में लार्जेस्ट तो मुझे ये वाला दिख रहा है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का, एक पैकेट बिस्किट का प्राइस अगर 5 रुपया हुआ, 5 पैकेट बिस्किट का प्राइस कितना होगा, 5 × 5 दैट इज 25। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 25। और 25 कौन सा ऑप्शन, ओके क्या हो गया, 25 तो ऑप्शन में नहीं है,
अरे भाई साहब क्या बोला गया, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 25 आया। बोला गया कि लार्जेस्ट का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट का वैल्यू कितना आया था 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं इसको अभी मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करने जा रहे हो टाइम वेस्ट करो, स्क्वायर सीख लो भाई मेरे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 625 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 625 तुमको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गया, ठीक है। देखो मैंने भी ये चीज मिस कर दिया था जिसके कारण मेरा आंसर नहीं आ रहा था। मैं अगर एग्जाम में होता तो एग्जाम प्रेशर के कारण मैं 25 पे टिक करके आ जाता। अब देखो यहाँ पे अब मैं एकदम चिल्ड कंडीशन में हूं, मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे, इसी कारण मैंने एक बार चेक भी कर लिया कि हाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। अब यही चीज मेरा एग्जाम में इतना मेहनत करता यहीं पे, बस इसको स्क्वायर ही करना था तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाता। मैंने वो स्क्वायर वर्ड मिस कर दिया था जिसके कारण मुझे 25 आ रहा था, और 25 अगर दिखता है एग्जाम में तो 25 पे टिक करता, मेरा गलत हो जाता वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम में जब भी बैठो भाई मेरे, जितना भी तुम्हारा दिमाग में प्रेशर है ट्राई करना, प्रेशर को निकाल के जाओ ताकि क्या हो जाए क्वेश्चन तुम अच्छे से पढ़ पाओ और उसको अप्लाई कर पाओ। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया चीज। चलो भाई मेरे अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। डिवाइड 3740 इन 3 पार्ट्स सच ए वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट्स आर इक्वल। दैट मींस अगर मैं तीनों नंबर को लगता हूं A B C, क्या बोला गया, बोला गया कि 1/2 मतलब 1/2 ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 1/3। ओ सॉरी गलत हो गया। 1/3 ऑफ B इज इक्वल टू 1/6 ऑफ C, क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा A/2 विल बी इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू, ये हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत लंबा सा कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, तो कंसेप्ट में नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखना डिनोमिनेटर में जो होता है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। तो अगर तुमको कोई पूछे A/B/C का रेशियो कितना होगा, इट विल बी 2:3:6। बात समझ में आ गया, इनका डिनोमिनेटर में क्या था 6, तो 6 हो गया, क्लियर है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, रियल वैल्यू मतलब जो तुम्हारा रेशियो था वो डायरेक्टली दे दिया गया था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्टली नहीं दिया गया, इसमें कुछ रिलेशन दिया गया, वही रिलेशन से तुमको ये रेशियो मिला है, ठीक है। एक बार ये रेशियो मिल जाए उसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया। उसका बोला दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया मतलब क्या, ये तुम्हारा पूरा ये सबका सम का वैल्यू दे दिया गया। तो इसका सम कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9, 9 2 कितना होता है 11 यूनिट, और यही 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, यही 11 का वैल्यू यूनिट का वैल्यू हो गया 3740। कितना हो गया 3740। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 33, 4 40, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा 340 हो गया। अब क्या बोला गया, तुमको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट इंटू 3 सच ए वे दैट इज, फाइंड आउट के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। अच्छा तुमको तीनों का वो निकालना है, ठीक है। तो तीनों का निकालना है, तो तीनों के लिए सबसे पहले देखो कितना यूनिट था, 2 यूनिट था। 1 यूनिट का वैल्यू 340 हुआ, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 340 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 68, साथ में एक 0 680। तो 680 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 680, पहला नंबर है, इसमें 700 है, इसमें 340 है, इसमें 680 है, इसमें 500 है। तो पहला ही नंबर मेरा 680 आ गया, तो बाकी बीच में तुम्हारा वही आने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है 680 का। अगर मान लो सबका पहले 680 आता तब तुमको दूसरा कैलकुलेट करना पड़ता, तो उसके बाद तीसरा कैलकुलेट करते। एक ही में आ गया तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ही में आ गया तो तुम्हारा आंसर 680 आ जाएगा। और ऐसा ही करके तुम एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 1 यूनिट का 2 यूनिट का वैल्यू तुमने निकाला, उसको 3 यूनिट का वैल्यू उसको तुमने निकाला, उसको 6 यूनिट का वैल्यू निकाला, उसको तुम इसको मैच करो, नहीं भाई एक एक करके निकाल के देख लो, जहां पे आंसर बन जा रहा है, यहाँ पे 680 आ गया और कहीं पे भी नहीं है, तो यही तुम्हारा आंसर होने वाला है और यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीज। चलो भाई अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 6 ईयर एगो द रेशियो। इसको मतलब रेशियो का चैप्टर में ना ये वन ऑफ द कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एज का कंसेप्ट तुमको समझा देता हूं, ठीक है। एक काम करो, पहले तुम क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ोगे तब जाकर तुमको थोड़ा समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका एक वो देखे यहाँ पे, ठीक है, इसका एक बेसिक पार्ट देखे, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि इसको करना कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसको करना कैसा है, मैं बेसिक से एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लेता हूं मेरा एज अभी 35 है, मान लेता हूं मेरा एज कितना है, मेरा एज 35 है, तो मेरा एज कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है जिसका एज है अभी है, मान लेता हूं कितना मान लूं भाई, मान लेता हूं 50 है मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त, उसका एज कितना हो गया तुम्हारा 50 हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया।
प्रेजेंटली मेरा एज, प्रेजेंटली देखो मैं प्रेजेंट का स्पेलिंग भूल गया था, ठीक है, ये शॉर्टकट लिखा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंटली मेरा एज 35 है, मेरा दोस्त का एज कितना है, 50 है। अगर तुम ये दोनों को अच्छे से देखोगे, दोनों से अच्छे से देखोगे, तो हम लोग का एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों के एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। कितना आ गया, 15 आ गया। 5 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट मान लो और 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स प्लस ईयर मेरा कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 40 और मेरा दोस्तों का कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा भाई मेरे, 55। अब क्या हो जाएगा, अब भी हम लोग क्या देखते हैं, फिर से उसका डिफरेंस देखते हैं, कितना आ रहा है डिफरेंस, 15 आ रहा है डिफरेंस। बात समझ में आ गया। अब मान लेते हैं और 10 साल बाद, और 10 साल बाद, और 10 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, यहां पे कितना करता हूं +10, यहां पे कितना कर देता हूं +10, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं डिफरेंस देखूं, अभी अगर मैं डिफरेंस देखूं, डिफरेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 ईयर्स हो जाएगा। मतलब यहां से एक चीज तुमको सीखने को मिल रहा है, वो चीज क्या हो जा रहा है कि एज में तुम्हारा जो डिफरेंस रहता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अभी मान लो मेरा और मेरे पापा का बीच में मान लेता हूं 20 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस पूरा लाइफ टाइम चलते रहेगा, ये नहीं हो रहा है कि ये डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका एक एग्जांपल ये रहा, मेरा एज कितना है 35 है, मेरा दोस्त का एज कितना है 50 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 15 आ रहा है। 5 साल बाद भी 15 आया, 10 साल बाद भी 15 आया, 100 साल बाद भी 15 आएगा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 100 साल बाद दिखा दीजिए भाई, तो देखो यहाँ पे 35 है, 50 है, आफ्टर कितना ईयर्स, 100 ईयर्स, जिएगा नहीं कोई, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं, आफ्टर 100 ईयर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे 135 आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो देखो भाई मेरे यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तब भी मेरा डिफरेंस 15 का ही आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, 15 का ही आएगा। तो ये जो डिफरेंस है हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। बात समझ में आ रहा है। और इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसका दूसरा कंडीशन होता है, मान लो मेरा एज अभी 40 है, ठीक है, और मेरा एक दोस्त है जिसका एज मान लेता हूं 30 है, ठीक है, 30 एंड 40। 5 साल बाद क्या होगा, मेरे लिए भी 5 साल आगे जाएगा, मेरे लिए भी तो जाएगा, मैं कितना होगा 45 हो जाऊंगा, वो भी कितना हो जाएगा 35 होगा। मतलब जो भी इंक्रीमेंट होगा ना सेम होगा। अगर मेरे लिए 5 साल आगे जा रहा है तो मेरे दोस्त के लिए भी 5 साल आगे जाएगा। ऐसा नहीं कि वो टाइम मशीन लेके आया कि वो टाइम को रुका दे रहा है, मैं 40 में चला गया, वो अभी भी 30 में बैठा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये होगा कि मेरा अगर 2 साल इंक्रीज हो रहा है तो उसका भी 2 साल इंक्रीज होगा, मेरा 3 साल इंक्रीज हो रहा है तो उसका भी 3 साल ही इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो तुम्हारा एज वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड में गलत यूज कर दिया यहां पे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल है ये चीज। ठीक है, जितना तुम्हारा दिमाग लगा पाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पे एक छोटा सा चीज और बता देता हूं मैं तुम लोग को, वो चीज क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा पास्ट, और ये हो जाएगा तुम्हारा फ्यूचर। जो भी चीजों का पास्ट को बीच में रखना, फ्यूचर को ऊपर रखना, और सॉरी पास्ट को ऊपर रखना, फ्यूचर को नीचे रखना। ये टाइमलाइन तुमको याद करना पड़ेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट हमेशा बीच में, पास्ट ऊपर फ्यूचर नीचे। ठीक है, बस इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो कैसा है क्वेश्चन है, क्या बोला गया, 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ, मैं पहले वो क्रोनोलॉजी बना लेता हूं, क्या होगा, प्रेजेंट के लिए मैं PR लिख देता हूं, पास्ट के लिए मैं PS लिख देता हूं, फ्यूचर के लिए मैं F लिख देता हूं। किसका किसका बोला गया यहाँ पे, P and Q का, तो यहाँ पे P कर देता हूं, यहाँ पे क्या कर देता हूं, Q कर देता हूं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज के बारे में कुछ दिया कि नहीं गया ना, तो लेट द प्रेजेंट एज बी X and Y। ये दोनों का रेशियो कितना है, X and Y है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन P and Q इज कितना, 3:2। 6 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है, पीछे, पीछे का मतलब क्या होता है, पीछे का मतलब होता है पास्ट। तो 6 साल पहले इनका एज का रेशियो कितना था, 3:2 था। ठीक है, तो मतलब यहां से कितना साल पहले, 6 ईयर्स। बात समझ में आया कि नहीं। चलो भाई नेक्स्ट देखो, 4 ईयर हैंस। 4 ईयर हैंस का मतलब क्या होता है, 4 ईयर आगे, और आज से 4 साल बाद। आज से 4 साल बाद का मतलब क्या होता है, मैं फ्यूचर का सोच रहा हूं, तो आज से 4 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब जो तुम लोगों ने कंसेप्ट सिखाया था, एज का डिफरेंस चेक करो, एज का डिफरेंस है, कितने साल बाद बोला था, ये लिख लेता हूं पहले, 4 ईयर्स ना। ठीक है,
मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, तुम लोगों को बोला था एज का डिफरेंस क्या होता है, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है अंटिल मतलब पूरा दुनिया जब तक खत्म ना हो जाए। मान लेते हैं डायनासोर ए था, डायनासोर बी था, एक डायनासोर का एज 200 था, एक डायनासोर का एज 300 था, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 का डिफरेंस आ रहा है। आज भी उनका एज का डिफरेंस 300 भी होगा, सॉरी 200 ही होने वाला है। अगर उनका फॉसिल भी मिलता तभी भी तुम देखोगे उनका एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 ही आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, बस वही वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखते हैं एज का डिफरेंस, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 7 है, एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स पूरा मस्त रेशियो है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 7, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 7, मतलब कुछ साल पहले उसका एज कितना था 2, अब कितना हो गया उसका 7। कितने का इंक्रीमेंट हुआ रेशियो में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। कितना यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। ये 5 यूनिट का इंक्रीमेंट क्यों हुआ, तुम लोग बोलोगे सर मुझे तो नहीं पता क्यों हुआ। तो मैं बोलता हूं यहां पे देखो, 5 यूनिट का इंक्रीमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने यहां पे 6 साल गवाया और यहां पे साथ में कितना साल गवाया, 4 साल गवाया। टोटल कितना साल गवाया, मैंने यहां पे 10 साल गवाया। इसी कारण 5 यूनिट का क्या हुआ, 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। दैट मीन्स यहां पे कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट का इंक्रीमेंट तुम्हारा 10 साल के लिए हुआ। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स जब मैं 2 से लेकर 7 तक गया 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। ये 5 यूनिट का इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि मैं 10 साल यहाँ पे ट्रेवल किया। अगर मैं 10 साल ट्रेवल नहीं करता तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट पे ही रह जाता। तो मैंने 10 साल ट्रेवल किया तभी जाकर 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा सा बात है भाई, 1 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, फाइंड आउट द एज ऑफ पी। पी का एज निकालने के लिए बोला गया। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे ना प्रेजेंट ना पास्ट बोला गया था, सिर्फ पी का एज बोला गया। और पी का एज बोला गया, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दे आर टॉकिंग अबाउट इट्स प्रेजेंट एज। तो उसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, जो भी है पी का प्रेजेंट एज, एक्स का वैल्यू तुमको निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने का कोई वो नहीं है, मैं बस तुमको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था, उसको लिखने का जरूरत नहीं था एक्स एंड वाई। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका पास्ट का एज देख लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 6। ये 6 क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी वो रेशियो में नहीं रहा। उसका बाद मतलब आज से 6 साल पहले मेरा एज कितना था, 6 था, अभी कितना हो जाएगा, 6 + 6 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, इसका प्रेजेंट एज 12 ईयर्स हो जाएगा। मैं पहले ही बोला था ये एज वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ पे। ठीक है, आप समझो यहाँ पे फिर से आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपका 12 कैसे आ गया। आज से 10 साल पहले मेरा एज था 15। आज से 10 साल पहले मेरा एज था कितना, 15। अभी मेरा एज कितना होगा, सीधा सा बात, तुम 10 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वही चीज आज से 6 साल पहले मेरा एज था 6, अब कितना होगा, 6 + 6 12। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आंसर समझ में आ गया, सोल्यूशन समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से, आई थिंक ये क्लास में मैं 3 बार बोल चुका हूँ, एक रिवीजन क्लास है, तो जितना हो सके मैं उतना क्वेश्चन कवर अप करने का कोशिश करूंगा। अच्छा, एक डाउट तुम लोग का और भी रहेगा कि सर आपने क्वेश्चन का शुरुआत यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से क्यों किया। तो इसका एक जवाब होगा ये कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया, उसके बाद अभी क्वेश्चन से 14 से कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि वो सीरियल वाइज था, तो वही सीरियल वाइज में करा के जा रहा हूं ताकि तुमको एक आइडिया मिल जाए कि तुमने कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस किया है। बात समझ में आ गया। चलो, अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गए हो, हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक ही लास्ट ही क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, यह तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो क्या बोला गया, रेशियो ऑफ जय एंड जॉय। वाह, जय एंड जॉय, और कुछ नाम नहीं मिला ना, दोनों एक ही प्रोनाउंसिएशन का नाम दे दिया। चलो कोई बात नहीं। इज कितना, 5:2। कितना है, 5:2। द सम ऑफ देयर एज इज 63। दोनों का सम कितना है, 63। आफ्टर 9 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, दोनों का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया गया, 63 दे दिया गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 9 आएगा, तो 9 कर दो। 1 यूनिट का वैल्यू 9 आया तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, 18 आएगा ना, 9 2 18 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद, तो इसमें भी 9 इंक्रीज होगा। ये तो टाइम मशीन लेके तो आया नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 9 इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 54, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 27। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्लियर हो गया चीज।
चलो अब देखो रेशियो बोला गया तो कैंसिलेशन कर सकते हो, किससे कैंसिलेशन जाएगा, ये 9 6 टाइम्स करता हूँ, 9 3 टाइम्स करता हूँ, 3 1 3 3 2 और 1 और 27 2 टाइम्स जाता था क्या, अरे भाई चलो कभी कभी दिमाग काम नहीं करता यहाँ पे, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। और 2:1 कौन सा ऑप्शन में आएगा, 2:1 मेरा ऑप्शन नंबर बी पे आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज में बता देता हूँ, कभी कभार 2:1 होगा, मान लेते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे ना 1:2 भी है। ठीक है, तो गलती से भी ये मत समझ लेना कि दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। क्या पूछा गया, दोनों का एज का रेशियो पूछा गया, मतलब पहले जय का आना चाहिए, तो जय का कितना था 2, तो 2 आएगा। उसके बाद जॉय का था, जॉय का कितना था 1 था, तो यहाँ तो ये वाला तुम्हारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 1:2 एंड 2:1 आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीज। चलो तो आज के लिए ये क्लास इतना ही रहने देते हैं, और तुम लोग का काम रहेगा भाई मेरे जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो जो क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया, मान लो हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन किया, इनवर्स प्रोपोर्शन किया, वर्क एंड टाइम किया, और ये क्या था हम लोग का एजेस किया, रेशियो किया, अगर कुछ में से भी कुछ टॉपिक तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा काम रहेगा कि उसका कंसेप्ट क्लियर करो, ताकि फिर से जब हम लोग इस चीज का रिवाइज करें तब वहां पर तुम्हारा कंसेप्ट और थोड़ा एनहेंस हो जाए। ठीक है, चलो तो आज के क्लास इतना ही रहता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय एवरीवन, बाय बाय।